हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पट एग्जाम से रिलेटेड आपको लगभग 1 से लेके 100 तक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको जीके जीएस जीए के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसमें हिंदी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश और भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। लगभग आपका पूरा ये पेपर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा केवल। ठीक है, ये आपका पिछले साल का पेपर है, फिर सिर्फ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे पेपर का पैटर्न देखो और भाई रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं डिटेल में आप इनको बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में बताता चलूँगा। दूसरी बात ये आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट, जो 24 तारीख को आपका पेपर होगा, अगस्त 24 अगस्त से स्टार्ट है पेपर, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो 24 अगस्त का जो पेपर वो इसी वीडियो से ही फंसेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं देखो, मैंने आपको पहले इससे पहले जाने कितने आपको प्रैक्टिस सेट कराया यूपी ट्रिपल एससी पट एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा उसको जाके देखिएगा। पर ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, तो भाई हो सके तो 1 से लेकर 100 तक मैं प्रश्न कराऊंगा, तो इसी वीडियो से क्वेश्चन फंसेंगे। 24 अगस्त के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई इसी से फंसेंगे। वीडियो पूरा देखना और डिटेल में बताएंगे। सिंपल बात है, डिटेल में बताएंगे। एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो टाइम भी लगेगा, और क्वेश्चन जो बन के कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए वो आपको 24 अगस्त को देखने को मिलेगा इस वीडियो से, पहले ही बता दे रहे हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके काफ़ी फंस जाएं, बस यही रहेगा। ठीक है, आपको सब कराएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न है, और पहले जितने भी 1 से लेकर जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसमें जितने जितने क्वेश्चन बनने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी किनारे स्थित है? मतलब कि बौद्ध स्थल है जो आपका निरंजना नदी के किनारे स्थित है कुल मिला के। ठीक है, तो भाई देखो, जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है बौद्ध स्थल, वो है आपका बौद्ध गया। ठीक है, ये आपने सुना होगा, बौद्ध गया आपने सुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि देखो, आपने महात्मा बुद्ध, देखो महात्मा बुद्ध को, एक मिनट रुकिए, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर उर्वेला, निरंजन नदी के तट पर उर्वेला, उर्वेला ग्राम में, उर्वेला ग्राम था वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे तथागत कहलाए। ठीक है, मतलब ये कि वहाँ पे आपका ये था कि उर्वेला, ठीक है, उर्वेला में जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गांव था वहीं पे आपको वृक्ष का वृक्ष के नीचे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उन्हें बोधि वृक्ष कहा गया था। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी है। और उर्वेला ग्राम था वहाँ पे, ये बात याद है। और वो निरंजना नदी के तट के किनारे स्थित था। ठीक है भाई, याद कर लें, इतनी डिटेल आपको काफ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं। देखो, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सिंपल से याद कर लो, प्राकृत थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है, इससे फंसता है क्वेश्चन, और इस बार भी फंसा देता अगर मैं आपको ये ना बताता तो। देखो, सबसे पहली बात तो हाँ, ये प्रश्न है पहला, ये कि ये सातवाहन वंश की राजकीय भाषा आपकी प्राकृत है, ये मानते हैं। लेकिन ये भी होता है कि इसकी जो होता है, जो लिपि ब्राह्य भी थी, इसकी दूसरी भाषा आपकी लिपि ब्राह्य भी थी। ठीक है, देखो, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्य थी। तो भाई लिपि ब्राह्य भी ऑप्शन में आएगा तो वो भी राइट होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से क्या हो सकता है। देखो, अब ये कि सातवाहन वंश है क्या, उसकी स्थापना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सातवाहन वंश की स्थापना केवल आपसे पूछ लेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सुमुख ने की थी। ठीक है, पेपर के लेवल के हिसाब से यही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, पढ़ लेना। और इसकी वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, तीसरे प्रश्न में क्या डिस्कस करते हैं। देखो, डैश रिक्त स्थान है, डैश कह सकते हो, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तीसरे का सी ऑप्शन। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, तो अनंगपाल था। पढ़ लेना भाई, अनंगपाल था। इसी से क्वेश्चन फंसेगा 24 अगस्त को, भाई पढ़ लेना। ठीक है, मैं अभी आपको ये कि आपका सपोर्ट रहा तो 24 अगस्त को जो पेपर आने के चांस हैं, जो मतलब कि जितने भी दिन तक आपके पेपर चलेंगे, जितने भी मतलब दिन तक आपके पेपर चलेंगे, वही क्वेश्चनों को मैं आप लाऊंगा और आपको अच्छी तरह कराऊंगा कि आप पेपर में पूरे में अच्छे खासे नंबर ला पाएँ। ठीक है, देखो भाई, तो अनंगपाल है जो तोमर वंश के अंतिम राजा थे जिन्होंने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इन्होंने भाई अनंगपाल थे जो, उन्होंने कब तक शासन किया था? 1051 से लेके, इतना डिटेल में नहीं आएगा, 1051 से लेके 1081 तक, मतलब कि 30 साल तक मान सकते हो। शताब्दी के मध्य वो राजा बने थे। ठीक है,
और ये भी है कि देखो, अब ये भी कि राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया था, ये तो आपको पता होगा। चलो भाई अगला देखते हैं। देखो, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना कब की थी, किसके द्वारा की गई थी? चौथा नंबर प्रश्न है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो, ठीक है, तो उनके द्वारा की गई थी, हो गया आपका चौथा। पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का पानीपत का जो दूसरा युद्ध है हेमू और किसके बीच में लड़ा गया था? पाँचवा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन की बात है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानीपत का युद्ध अकबर व हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। चलो भाई इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है आपका 1556 ईस्वी में हुआ था, पहला आपका 1526 में हुआ था, तीसरा आपको 1761 ईस्वी में हुआ था। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा का छठवां देखते हैं। महात्मा गांधी संबंधित थे, महात्मा गांधी संबंधित थे, किससे संबंधित थे? राइट ऑप्शन बताइए। देखो, महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, बिल्कुल सही, पहला भी मिलेगा। और इसमें ये कि अहिंसा और सच्चाई से, तो ये भी मिलेगा आपको, दूसरा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। और समाज और पूंजीवादी, तो इसमें तो कोई इनकी बातचीत नहीं थी। सादा जीवन और उच्च विचार थे, बिल्कुल सही, चौथा। 1 2 4 मतलब 1 2 4 केवल एक ही ऑप्शन है, सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आराम से वीडियो का लेवल देखते हैं, 50 या 40 जितने मिनट तक होता है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे वरना आप देखते भी नहीं हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ 24 अगस्त के लिए, जो मतलब जितना भी पेपर जितने दिन भी चलेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? 7वां नंबर प्रश्न है। देखो, क्रांतिकारी नहीं थे, तो पहली बात तो ये समझ लो कि नहीं को हटाओ यहाँ से। अब ये सोचो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता कौन थे, ये तो बताओ। देखो, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में क्रांतिकारी आपके चंद्रशेखर, रुकना एक मिनट, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूर्यसेन थे और भगत सिंह थे, ये तीनों थे, ठीक है। अब लेकिन कौन नहीं थे भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। आप ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, जो है वो पढ़ लो क्योंकि जो है वो याद करना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता आपके चंद्रशेखर, भगत सिंह, सूरसेन थे, लेकिन नहीं पूछा गया तो आपके डी पार्ट गोपाल कृष्ण हो जाएंगे, राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि देखो, ये भी है कि थोड़ा और डिटेल में बता दो। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते होंगे 1905 ईस्वी में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखो, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 में भी कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है। देखो, इसमें ये है कि 8वें का जो सी ऑप्शन मध्यम कहा जाता है, पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम ही कहा जाता है। 1885 से जो 1905 में जो चला था वो आपका मध्यम ही कहा जाता है, ठीक है। तो 8वें का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में बताने वाली बात है नहीं इसमें, केवल इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पढ़ लेना, ठीक है, इसमें केवल एक ही यही चीज़ थी तो पढ़ लेना। अब भाई ये है कि पिछले साल का पूरा पेपर है, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कराएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखेंगे, जितना देखो हो पाए तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कि 24 यहाँ पे आपके पेपर के एग्ज़ाम को देखते हुए आपका उसी तरह के अब आपको एग्ज़ाम को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो पिछले साल के ही पेपर कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो आपको पेपर में बहुत ही सुविधाजनक होंगे, ठीक है भाई। देखो चलो, बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना, अभी बिल्कुल लाइक कर दो वरना आप बाद में लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। देखो 9वां नंबर प्रश्न क्या है? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है तो सी ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 9वें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो देखो, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। 10वां नंबर प्रश्न है तो क्या कहा जाता था? मित्र मेला कहा जाता था, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ठीक है, मित्र मेला
की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी में हुई थी, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मित्र मेला है, ठीक है, मित्र मेला को एक गुप्त समाज के रूप में वर्ष 1930 ईस्वी में संगठित किया गया था। कब संगठित किया गया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त समाज के रूप में संगठित किया गया था 1930 ईस्वी में मित्र मेला को। ठीक है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, चलो भाई देखो 11 नंबर प्रश्न है, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं, क्योंकि 11 नंबर प्रश्न है तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा कि किस तरह का आपका पेपर बनता है। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे कि गद्य, वो आपको पैराग्राफ टाइप का आता है, वो आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, वो आपको ध्यानपूर्वक केवल पढ़ना पड़ता है। देखो 12 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट रुकिएगा। देखो भाई ये तो 11 तो हो गया था, 12 नंबर देखते क्या। देखो 11 डी था वैसे, ए और सी, मतलब कि ये और सी। देखो ऐसे बता दे रहे फिर से इम्पोर्ट, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेता है, बिल्कुल सही है ए पार्ट। और यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, सी पार्ट। ए और सी दोनों राइट है, तो 11 डी ऑप्शन इसलिए राइट हो गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। 12 नंबर प्रश्न है तो ए पार्ट समतापी रेखा हो जाएगा, क्योंकि तापक्रम है ना तो समतापी होगा, ताप। ठीक है, ताप से रिलेटेड होगा तो समतापी। चलो भाई अगला प्रश्न है, चलो टाइम बहुत लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा, वो टाइम लग भी रहा है, मुझे भी लग रहा है ज़्यादा टाइम हो रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन इतने कम हुए हैं। हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। देखो 13 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या होगा? देखो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें आपको ये बता देते हैं, हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है, सही है। और हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है जो युवा अवस्था में है, मतलब कि सही कह रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ लेना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो 14 नंबर प्रश्न है कि क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? 14 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो 1 मिनट, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी? तो कोमेंग है, दिहांग है और सुबनसिरी है, ये है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है पूछा गया, तो आपकी स्वर्णरेखा नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है भाई। पहले जो है वो पढ़ लेना भाई, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 15 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी पार्ट है। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, 15 का सी ऑप्शन राइट है। चलो भाई ठीक है, ये तो आपको आता होगा, सिंपल था। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? 16 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाए, गरीब और विधवाओं के लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई थी। ठीक है, और प्रारंभ कब हुआ था? वही है कि 2001 से लेकर 2002 में किया गया था। ठीक है, याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न है, चलो भाई 17 नंबर प्रश्न है, किसने पूरा, ठीक है, पूरा मतलब प्रोविजंस ऑफ अर्बन एडमिटेज एंड रूरल एरिया शुरू किया? ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन की बात है तो ए पार्ट है भाई, अब्दुल कलाम जी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, पता होगा, अब APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलो भाई ये कि इनकी एक पुस्तक है लक्ष्य 3 बिलियन, तो पढ़ लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो अब्दुल कलाम की है। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 18 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी पार्ट बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? 19 नंबर प्रश्न है, ए पार्ट यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? 20 नंबर प्रश्न है, तो इसका ये कि नंदन नीलकेणी समिति का गठन किया गया। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन। ठीक है, पढ़ लेना भाई एक बार फिर से क्वेश्चन। चलो भाई एक बार फिर से पढ़ देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आपका जो समिति गठन हुआ वो है नंदन नीलेकणी समिति। 20 का बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो भाई अगला प्रश्न है, जो क्वेश्चन आपको डिटेल में बताना होगा उसको डिटेल में ही बताएंगे हम। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, तो डी पार्ट है राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, तो डी पार्ट राइट ऑप्शन है। 22 नंबर दिया गया है कि ये कि देखो
22 नंबर में दिया गया आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। 22 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अनुच्छेद 51, ठीक है। ये तो याद करना, देखो अनुच्छेद तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ये सब, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की है। 23 नंबर प्रश्न है, तो सी पार्ट है कैबिनेट मिशन, सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, चलो भाई देखो 24 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया है। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों को अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा माना है। 24 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें केवल यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। 24 का बी है। 25 देखो क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद है आपका भाई, एक ही क्वेश्चन, इससे तो कोई ऑप्शन कोई बनेगा नहीं, क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन अनुच्छेद 32 होगा, ठीक है। इससे कोई डिटेल में आपको इसमें बता नहीं सकते क्योंकि अनुच्छेद 32 में ही है, तो याद करना पड़ेगा आपको। 26 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित विषय कौन सा एक ठोस है। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, ठीक है, आयोडोफॉर्म, ठीक है। चलो भाई CH3 के ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म CH3 के, ये भी पूछा जा सकता है। चलो 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा। तो जो आपका गोल्ड है, ठीक है, देखो सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है, सबसे पहली बात तो AgNO3 होता है, ठीक है। और इसमें कहा सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा, तो सिल्वर मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर को गोल्ड में स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो भाई ये ए पार्ट वैसे राइट था। अगला प्रश्न है, अब ये कि आपको ये काम करना है कि जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी UPSSC पेट की तैयारी जल्दी करते रहिए। आपको जल्दी पढ़ना है। आपको ये नहीं कि कोई चीज़ आप नया टॉपिक लेकर उसको समझ रहे हैं, GK GS के बाद आपको जल्दी पढ़ते चले जाना आपको, ठीक है। आपको कोई चीज़ अब नया टॉपिक उठा कर नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, सब तैयारी करनी है आपको, जल्दी पढ़ लेना, ठीक है। स्पीड आपको दुगना, अगर स्पीड में आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो दुगने स्पीड में पढ़िए, पर जल्दी सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सामले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है। 29 नंबर प्रश्न है, तो 29 का बी ऑप्शन यहाँ पे UV विकिरण हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, ये लिखा है देखो, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। 30 नंबर प्रश्न है, तो यकृत, ठीक है। पित्ताशय भाई किस में अवस्थित होता है, यकृत में होता है भाई, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब यकृत कैसा होता है, गहरे लाल और कत्थे रंग का होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 22 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चौड़ाई आपकी 22 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई तथा लगभग 1.5 किलो भार होता है, ठीक है। और ये है कि ये भी पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भूल गया बताना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, ठीक है। अब भाई लीवर भी ऑप्शन में आता है, तो भ्रमित मत होइएगा, लीवर उसको इंग्लिश में कह दिया जाता है, तो यकृत लीवर एक ही है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, देखो धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। 36 नंबर प्रश्न है कि सी ऑप्शन यहाँ पे आदिदेव यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति है भाई। 37 नंबर प्रश्न है, तो बताइए अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। अब छछूंदर के सिर में चमेली, तो भाई अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिल रहा है, ठीक है। अब पंकज में कौन सा समाज है, पंकज। 38 नंबर प्रश्न है, बताओ। तो 38 का डी ऑप्शन है, ठीक है, बहुवी समाज होगा, क्योंकि ये होता है देखो, मतलब कि पंकज का जब आप समाज विग्रह करेंगे तो मतलब पंख में पैदा हुआ अर्थात कमल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत जब करते हैं तो बहुवी समास होता है, अयोगवाह कहा जाता है, 39 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन अनुसार एवं विसर्ग कहा जाता है, पढ़ लेना जल्दी, ठीक है। एक और अजग रही लखी, एक और मगर रही, विकल बटोई बीच ही परोए मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है। 40 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन है वीर रस है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका वीर रस यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। द साइंटिफिक
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि वन वर्ड पूछा गया है आपका, ठीक है। देखो मतलब इंसेक्ट्स माने होता है आपका कीट, आप स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, तो कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा भाई, बताइए जरा। एंटोमोलॉजी होता है आपका कीटों का अध्ययन, क्या होता है, एंटोमोलॉजी आपका होता है कीटों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा क्या है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए जरा। चलो तो भाई सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन, वाई आर यू लुकिंग थ्रो द की होल आई सेड, ठीक है। तो आपको ये कि देखिए इन चारों के हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे बेटर हो रहा है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखो, सिंपल सा 43 से लेके 45 तक ये होता है। देखो ये क्वेश्चनों में क्या होता है कि देखो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो अब मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ और देखो पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये वो 2 क्वेश्चन को देख लो, रुकना, ये क्वेश्चन को देखो और ये पढ़ो। अब यही क्वेश्चन आपको यही होता है कि पैराग्राफ में मैच करते हैं क्वेश्चन, आपको आराम से धीरे धीरे ढूंढना पड़ेगा। ये कि आप थोड़ा वहाँ पे टाइम मत लगाइएगा, पेपर में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये कि स्पीड जल्दी बना के ही करिएगा उस वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मिलने वाले क्वेश्चन हैं, फ्री के नंबर कह सकते हो। जैसे कि अभी आपको यहाँ फ्री के नंबर भी दिखाऊंगा किस में मिलेंगे, जैसे कि आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, अभी बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। चलो देखो, तो 43 नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है भी, देखो हेल्थली हेल्थ हेल्थ देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं यहाँ हेल्थ हेल्थ कहीं दिया नहीं, केवल गुड हेल्थ यहीं केवल है। जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ढूंढ लेना आप, ठीक है, आप लोग खुद ढूंढ लेना। यहाँ पे देखो लिखा भी है मेडिसिन ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, सिंपल से आप कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, ये देखो लिखा है, बता भी दिया आपको, ठीक है, गुड हेल्थ मेडिसिन इज प्रमोशन कंसर्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, वहाँ पे आप आराम से पेपर में ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। पिछले साल का पेपर है भाई। देखो ए हेल्थी मैन शुड बी कंसर्न विद, अब 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। अब भाई वही है, हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, वही क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है, टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम मेक्स पीपल, 45 नंबर का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ऑफन सफ़र फ्रॉम ए जनरल इलनेसनेस, ठीक है। ये कि देखो सिंपल से आपको मिल जाएगा ये भी क्वेश्चन देखने को। अगला प्रश्न है, चलो भाई आप आराम से ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन। चलो अच्छा हम देख लेते हैं 44 का, देखते हैं 44 का, ठीक है। 44 का सबसे पहले देखते हैं कि राइट ऑप्शन, मतलब कि पैराग्राफ में देखते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या था। वैसे 44 का ए ऑप्शन था, अब देखते हैं यहाँ पे मिलता भी है कि नहीं। देखो भाई क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, 44 का ए, ठीक है। चलो भाई, तो ये कि 44 का यहाँ पे आपको मिल गया। देखो कहाँ पे ए हेल्थी लिखा था, ए है क्या था उसका राइट ऑप्शन, 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे देख ले पहले। हिज वर्क विच गुड हैंड मेक्स पॉसिबल था, चलो ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, मुझे भी टाइम लग रहा है देखने में। देखो कहाँ पे पॉसिबल, ये देखो, ठीक है। 44 का ए ऑप्शन ये मिल गया। अब अगला देखते हैं, ठीक है। अब ये कि देखो स्क्रीन है तो थोड़ा स्क्रीन में हमको उल्टा पेज करना पड़ा तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे आपको बताएंगे ज़रूर कहाँ पे है। हाँ ये भी देखते हैं, 1 मिनट, ये देखो, ठीक है, वही क्वेश्चन है, पहले ही बताया था सिंपल, इसमें कोई ढूंढने में टाइम ही नहीं लगेगा आपको, पर आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह ढूंढ लेना। देखो अगला प्रश्न 46 नंबर है। ये भाई देखो, ये जो कथन होते हैं वो बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, बहुत ही, जितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे फिर उसमें भी कुछ ना कुछ गलत कर सकते हो अगर पेपर में अगर आराम से नहीं करते हो तो, ठीक है। देखो पेपर में कैसे करना है, आराम से करना है, कुल मिला के आइए। कंपनी केवल बाहरी, सबसे पहले तो पूरा कथन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित होने पर केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान करेगी। कंपनी चयनित है जो केवल बाहरी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, तो क्या ये पहला राइट है कि नहीं। अब दूसरा भी देखते हैं भाई राइट होगा कि नहीं, ठीक है। द्वितीय कंपनी केवल स्थानीय, यहाँ पे द्वितीय कंपनी की तो बात नहीं हुई है वैसे। द्वितीय कंपनी केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है। देखो भाई द्वितीय की तो बात ही हटाओ, जब यहाँ पे द्वितीय के, तो यहाँ पे दूसरा तो बिल्कुल राइट नहीं होगा, कहीं भी लिखा है क्या दूसरा, केवल सेकंड, तो ये भी नहीं होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, सेकंड की डिस्कस ही नहीं होगा यहाँ पे। केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, या तो फिर पहला ए और बी में देखो क्या हो सकता है, आप बताते हैं आपको डिटेल में। देखो या तो ए होगा या तो बी होगा, इसको थोड़ा जूम कर लें हम, अब ठीक है, ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। इसमें ये क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें क्या लिखा है कि कंपनी चयनित होने पर केवल, जब चयनित हो जाते तब केवल, तब मतलब कि ये कि बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान
देगी, रहने की जगह देगी एक प्रकार से। अब ये क्या लिखा, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, ऐसा तो है नहीं। योजना बाहरी लोगों की योजना नहीं बनाई जा रही, पहले ही चयनित कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा, फिर बाद में फिर उनको क्या है कि फिर बाहरी लोगों को आवास प्रदान करेगी। तो इसमें तो थोड़ा गलत लिखा है, पहला भी गलत है, पहला ऑप्शन राइट है। थोड़ा फिर से बता दे रहे एक बार, ठीक है। कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, बाहरी मतलब कि ये कि बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, तो गलत है, पहला भी गलत है। आप लोग चलो बताना है कमेंट में किसका राइट ऑप्शन आपको कौन सा सही लगा है। अगला चलो 47 नंबर प्रश्न है, चलो वही ये प्रश्न है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। क्या पहला सही है? फिर दूसरा भी चलो पढ़ के देखते हैं आप। नहीं, बहुत से विद्यार्थी वाहन करने में असमर्थ होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रूप से अशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी। चलो देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के लिए मतलब ऊंची शिक्षा के लिए सही, अच्छी एजुकेशन के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ये तो देखो पहला तो राइट है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नहीं, बहुत से विद्यार्थी वाहन करने में असमर्थ होंगे, ये भी बात सही कह रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रूप से सुशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी, ये भी सही है। फर्स्ट और देखो सबसे पहली बात तो आपको समझ में जब ना आए इसमें कि फर्स्ट सेकंड में राइट क्या होगा, तो फर्स्ट तो बिल्कुल राइट है। अब इसमें वीडियो में इसमें चारों में देख लेते क्या क्या बन रहा है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, केवल तर्क सेकंड में मजबूत है, ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट बिल्कुल मजबूत है, ठीक है, एक प्रकार से समझ लेते हैं ना, तो फर्स्ट ये भी नहीं हो सकता। अब बचा सी और डी में, मैंने पहले ही कहा था दो ऑप्शन जरूर फंसते हैं आपके लास्ट में, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है या फर्स्ट दोनों। देखिए कुल मिला के सेकंड भी आपका मजबूत है, असमर्थ होंगे, ठीक है। चलो भाई दूसरा भी राइट है, डी पार्ट यहाँ पे 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा कहाँ है 48 को, 48 भी देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, पहले ही बता दे रहे हैं। कथन दिया गया प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश, मान लीजिए एक्स है कोई देश की एक प्रमुख समस्या है, कोई भी समस्या हो सकती है एक्स वाई जेड में। जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण, अच्छा ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? पुनर्वनीकरण ऊर्जा जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र समाधान है, और जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। तो 48 नंबर है, देखो क्या हो सकता है, ना तो ए होगा ना तो सेकंड होगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड आपका होगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, देखो भाई ये क्वेश्चन में क्या है, देखो एक कोड के अनुसार ब्लू इज बैग, जो भी लिखा है आपको ये सब नहीं पढ़ना है, केवल लास्ट में ये पढ़ लेना चुप्पे से आकर, रोज़ लिखा है, ठीक है। अब रोज़ लिखा है भाई, देखो यहाँ कहीं रोज़ लिखा है, ये पूरा हटा दो। अब ये रोज़ यहाँ कहीं देखो, यहाँ रोज़ लिखा है, ये हटा दो। अब ये ब्लैक स्पन है, इसमें भी रोज़ नहीं लिखा है, मतलब रोज़ इसमें ही केवल लिखा है, मतलब कि इन संख्याओं में रोज़ का ऑप्शन हो सकता है, या तो 5 या तो 2 या तो 1 या तो 8 या तो 9, ठीक है। एक नहीं होगा क्योंकि एक यहाँ पे आ चुका है, और 8 देखते हैं, 8 रुकना 5 देखते हैं, 5 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भाई ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन लिखा है, तो रोज़ तो है नहीं, तो ना तो 1 होगा ना तो 5 होगा। अब बचा 2 8 9, क्या बचा? केवल 2 8 9 बचा है। अब 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 में यहाँ पे तो ब्लू इज ब्लैक है, तो रोज़ तो है नहीं, तो 2 भी कट गया। अब बचा 8, अब 8 ही होगा क्योंकि 9 को नहीं, 8 9 में बचा, मान लो 9 देखते हैं। अब 9 में क्या लिखा है? 9 में तो यहाँ पे लिखा है ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, तो 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 तो इन्हीं में से कुछ होगा, रोज़ तो है नहीं यहाँ पे। अब बचा 8 का अर्थ है रोज़, समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे ही कर लेना पेपर में, ठीक है। जो चीज़ पूछी आ रही है उसी प्रकार से निकाल लेना, तो ऐसे बहुत ही कठिन लगेगा, समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो 49 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट है, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन शायद आपको मैंने समझाया नहीं था लास्ट वाला, ये क्योंकि देखो कुछ नहीं, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई ये भी देखो पहला ही सही था, कहाँ गया? पहला ही सही था इसका, ठीक है, ए पार्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो टाइम देखते हैं, 30 मिनट हो गया। चलो भाई, निम्नलिखित विवरणों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। रेखा सुमिता से छोटी, किरण तो रीना से बड़ी है। चलो देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से हम करते हैं। रेखा है जो, रेखा सुमिता से छोटी है तो मतलब सुमिता बड़ी है, किरण तो रीना से बड़ी है, रीना से बड़ी। चलो तो रीना यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन है? रेखा है, तो रुकना, रेखा है तो ये REK बना दे रहा है, के बना दे रहा है, तो ये ये रीना, केवल रीना कर ले रहा है, REENA, रीना हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? जो देखो फिर से बताते हैं, रेखा है जो, ये रेखा है वो सुमिता से छोटी है, मतलब ये सुमिता है, ठीक, छोटी है, तो देखो छोटी भी है, ठीक है। किरण तो रीना से बड़ी, तो रीना से बड़ी है, तो ठीक समझ में आ गया होगा।
इतना आपको आ गया। लेकिन अब दूसरे में क्या है, रीना गायत्री से बड़ी है। रीना है जो, ये रीना गायत्री से बड़ी है, तो गायत्री यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगी, जी बना दिया। अब शर्मिला रीना से बड़ी, शर्मिला है जो रीना से बड़ी है, तो रीना से ये मतलब रीना से बड़ी है, तो यहाँ पे शर्मिला आ जाएगी। परंतु रेखा छोटी है, मतलब रेखा छोटी है, तो रेखा छोटी तो रेखा भाई बड़ी है इससे, तो सबसे बड़ी तो आपकी ये कौन है, ऐसा आपका ऐसा आपका कौन थी, सुमिता थी। हाँ सुमिता थी। तो इसमें पूछे सबसे छोटी कौन, सबसे छोटा एक जी होना चाहिए, मतलब गायत्री होनी चाहिए। 50 का डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो भाई 50 का डी राइट होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। 50 का डी राइट वैसे, ठीक है, 100 में 100% डी राइट है। अगला प्रश्न है, चलो भाई ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे देखो इसमें ये क्वेश्चन होता है ना कि आपको बहुत ही तेज़ी में इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले एक बार पूरा पढ़ लेना पेपर में, फिर उन क्वेश्चनों को देखना, जल्दी जल्दी छाट के जल्दी जल्दी करना, ठीक है। ये सब अभी कराएंगे, पहले ये क्वेश्चन हो जाने दो। देखो अब इसमें क्या, देखो 51 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या क्या है, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कराने की। फरवरी 2021 में IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 51 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो भाई 51 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ए पार्ट राइट है, पहला और चौथा। देखो इसमें क्या था, यह रिपोर्ट भारत में अक्षय ऊर्जा तथा ग्रिड परियोजनाओं में निवेश से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है ए। और इसमें क्या, इस रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होगी नहीं, और ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत को कितने डॉलर 800, ठीक है, बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं है भाई। भारत में नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के पश्चात से, क्योंकि भाई $42 होगा ना, वहाँ पे बिलियन का निवेश किया जाएगा, 42 बिलियन का, ठीक है। चलो तो पहले चौथा राइट है, ये 800 नहीं होगा, 42 होगा, ठीक है। पहले चौथा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 52 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, 52 का सी पार्ट है, 2 केस लग गया, 140वां। पढ़ लेना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत का पूछा जा रहा है, भारत का ही पूछा जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 53 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 54 नंबर है, 16 फरवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे एम रामा जोइस का निधन हुआ। 54 नंबर प्रश्न है, तो सिंपल सा बी ऑप्शन होगा, बिहार और झारखंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया, ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। यहाँ पे डॉक्टर अजय माथुर हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके यहाँ पे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। पुराने क्वेश्चन थे तो नए क्वेश्चन आपको यहाँ लिए हैं मैंने फिर भी, ठीक है। तो भाई पिछले साल का ये पेपर है और नए क्वेश्चन यहाँ ऐड किए हैं करंट अफेयर के। और ये कि भाई आपके लिए इतना सपोर्ट जरूर कर लेना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। 56 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। दोनों में माँ आ रहा है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट भाई पहले ही बता दे रहा। अप्रैल 2021 में घोषित मौद्रिक नीति की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। 57 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी पार्ट, 1 लाख से 2 लाख कर रहा है केवल। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 58 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट है, ए सामा लुकोंडे कुयोग। अगला प्रश्न है 59 नंबर है, भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर कितने कैच लिए हैं। 59 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन है, 351। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि के तपोस्थली का वर्तमान नाम मोहम्मदपुर को बदलकर परसौली करने की मंजूरी प्रदान की है। 60 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट है, सूरदास, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली रोबोट्स की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। 61 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, पढ़ लेना भाई, जल्दी जल्दी बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि देखो जी ऐसे तो उसमें क्या बताएं, आपको ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, मैथ है नहीं, आपकी रीजनिंग है नहीं, ये कि आपको समझाना पड़े, तो आप कर लेना। कौन कौन से 2 देशों
एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले? 62 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न 63 नंबर है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो कहाँ की मुद्रा? 63 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय जोन की। देखो यूरो ऐसा होता है ना, यूरोपी में यूरो आ रहा, ऐसे देखो पूरा यूरो आ रहा भाई, ऐसे बताया था ट्रिक पहले, बहुत पहले। भूटान की राजभाषा कौन सी है बताइए? 64 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन है इसे जोंगखा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक, ये बहुत बार बताया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कहें उतना कम है। 65 नंबर का बी ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी है ना, क्योंकि पहले ही बता रहे हैं। ये देखो क्या लिखा, CIBI, ठीक है, का पूरा नाम, सॉरी LI का पूर्ण रूप क्या है भाई? CIBL, ठीक है, CIBL का पूरा नाम क्या है? 66 नंबर प्रश्न है, देखो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। फिर से बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, देखो 67 है, फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 67 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, गोल्डन ग्लोब दिया जाता है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब है आपको श्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, और गोल्डन बॉल भी होते हैं वो श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, और गोल्डन बूट होता है जो अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और बेस्ट यंग प्लेयर होता है वो श्रेष्ठ युवा खिलाड़ी को दिया जाता है। फेयर प्ले ट्रॉफी होता है जो बेहतर अनुशासन में खेलने वाली टीम होती है, ठीक है, बता दिया, पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब 68 नंबर प्रश्न है, देखो 68 नंबर में ये है कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? 68 नंबर का डी पार्ट राइट ऑप्शन है, नई दिल्ली है। और महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? 69 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट है, गोल्फ है। देखो भाई GK GS से जितना जल्दी वो एग्जाम आने वाला है 4-5 दिन के अंदर, तो भाई जल्दी जल्दी पढ़ते रहो केवल। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस, देखो GK GS जहाँ से भी जितना मिले जल्दी जल्दी पढ़ना रफ्तार में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 70 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए पार्ट। 7 अप्रैल को मनाया था, सबको पता होगा भाई, WHO, ठीक है। अब भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? ये भी तो याद होना चाहिए, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड में है। और ऑप्शन जिनेवा भी आएगा, तो जिनेवा भाई स्विट्जरलैंड एक ही है, जिनेवा में स्थित है ना स्विट्जरलैंड। चलो भाई अब अगला प्रश्न देखो भाई, अब ये आपके आ गए हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, गद्यांश कोई देखो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको लिया है। अब इनको यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना है जल्दी से। पेपर में देखो आपको, देखो अभी चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, चाहे जितनी अभी ये गद्यांश कर लें, देखो वहाँ पे पेपर में ये है कि दिमाग लगाना, पेपर में पूरी लाइन पढ़ लेना बहुत तेज़ी में, 1 मिनट में पूरी लाइन पढ़ लोगे, 1 मिनट से कम समय में जल्दी से लाइन पढ़ लोगे। फिर यहाँ पे उत्तर में आना, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे याद होंगे, हाँ ये लाइन तो हमने पढ़ी थी, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो जल्दी उसी में आपका दिमाग जाएगा और आराम से वैसे ही तुरंत कर लेंगे, सिंपल है। देखो भाई जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन केवल राइट ऑप्शन 71 का क्या होगा? देखो सौंदर्य की परख की जाती है, 71 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन वो गद्यांश आप ढूंढ लेना, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर रस स्वादन की अनुभूति का बोध होता है। 72 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन रचयित स्पर्शी रूप से, ठीक है। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, कोई की 73 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। 74 नंबर प्रश्न, तो बी ऑप्शन उसकी चरित्र प्रमुखता। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। 75 नंबर प्रश्न, तो सी ऑप्शन है सुंदरता बनाम मनोहरता। अगला प्रश्न है, चलो ठीक है, सिंपल तो देखो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ मिला था हम लोगों को, ये भी सौंदर्य की परख से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, मनोरमा से भी ऐसे कोई क्वेश्चन था, आपको ये कि मिल जाए कोई क्वेश्चन, इसमें ये नहीं कि टाइम वाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, तो आराम से ढूंढ लेना आप लोग, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न है, देखो इसमें भी थोड़ा है, ये आपको काफ़ी टाइम लगता है इसमें पढ़ने में, पूरा पढ़ लेना, 76 से लेकर 80 तक है। आपको पता है ये मैं पढ़ूंगा, जिससे टाइम की बर्बादी होगी उससे कोई फ़ायदा है नहीं। आपको पेपर में ये कि इसमें ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा और इसके उत्तर का राइट ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 76 से लेकर 80 तक, देखो स्टार्ट है ना ये, चलो भाई स्टार्ट है। उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 76 नंबर प्रश्न है, देखो 76 नंबर क्या होगा, देखो पढ़ वो वहाँ पे आप देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, और 77 क्या भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। 77 का सी पार्ट है, शब्द रूपी भाषा। अगला प्रश्न है 78, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। 78 का क्या होगा, राइट ऑप्शन बी पार्ट है, अन्वेषणी होती है। मनुष्य के पास अपने भाव विचारों आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम है। 79 है, तो डी ऑप्शन साहित्य कला।
और देखो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आपको बता दे, देखो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय संवेदनाओं का, ठीक है। चलो भाई, आपको मैंने पूरे क्वेश्चन देखो यहाँ पे करा दिए 1 से लेके 80 तक, ठीक है। अब ये कि देखें टाइम कितना, काफ़ी टाइम हो गया, 42 मिनट होने वाले हैं, 40 मिनट तक हो गए मान के चलो। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस मेरे चैनल से मिलते रहेंगे, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा।